आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के इतिहास के एक ऐसे किरदार की जो शायद सबसे कुख्यात, सबसे विवादास्पद और सबसे खतरनाक था। एक ऐसा नाम जो आज भी, इतने सालों बाद भी, लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। चलिए चलते हैं। 20 दिसंबर 1998, वैंकूवर। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। एक नाइट क्लब है पैलेडियम, जो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। म्यूजिक इतना तेज है कि कान सुन्न हो जाएं, और माहौल में एक अजीब सी टेंशन है, एक बेचैनी। डांस फ्लोर पर कितने लोग होंगे? करीब 300। और इन्हीं 300 लोगों के बीच अचानक एक आदमी के सिर के पिछले हिस्से में बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाती है। सोचिए क्या हुआ होगा। हर तरफ भगदड़, चीख पुकार मच जाती है। लेकिन असली हैरानी की बात तो अब सामने आती है। पुलिस जब जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि किसी ने कुछ नहीं देखा। जी हां, 300 गवाह थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की। सोचिए जरा, उस खौफ का आलम जिसने 300 लोगों की जुबान पर ताला लगा दिया था। तो ये शख्स था कौन जिसे इतनी बेरहमी से मारा गया? उसका नाम था भूपिंदर सिंह जोहल, जिसे सब जानते थे बिंदी के नाम से। और बिंदी कोई आम आदमी नहीं था। वो था कनाडा का सबसे कुख्यात, सबसे चर्चित और शायद सबसे खूंखार गैंगस्टर। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में इतना होशियार था, ऑनर रोल पे जिसका नाम आता था, वो कनाडा का सबसे बेरहम क्राइम बॉस बना कैसे? कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? इसकी जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1980 के दशक के कनाडा में। तो देखिए, बिंदी सिर्फ 4 साल का था जब उसका परिवार पंजाब से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में आकर बसा। अब उस दौर में बड़े हो रहे साउथ एशियन बच्चों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें हर रोज नस्लवाद का सामना करना पड़ता था। उन्हें अलग थलग किया जाता, निशाना बनाया जाता। लेकिन जहां ज्यादातर बच्चे चुप रह जाते थे, बिंदी ने फैसला किया कि वो लड़ेगा। और फिर हाई स्कूल में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अपने वाइस प्रिंसिपल पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। क्यों? उसका कहना था कि उस एडमिनिस्ट्रेटर ने नस्लभेदी टिप्पणी की थी। इस जुर्म के लिए उसे जेल हुई। लेकिन पता है क्या हुआ? समाज की नजरों में हाशिए पर पड़े कई नौजवानों के लिए बिंदी जोहल का लेजेंड यहीं से पैदा हो गया। वो उनके लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक हीरो बन गया। तो जेल से बाहर आते ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। रास्ता साफ था, अपराध की दुनिया। उसने पंजाबी माफिया ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या था? देखिए, ये उन अपराधियों का एक नेटवर्क था जिन्होंने एक बहुत ही चालाक तरीका निकाला था। साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग वहां का ट्रांसपोर्ट और ट्रकिंग का कारोबार बड़े पैमाने पर चलाते थे। और बिंदी ने यह भांप लिया कि ये पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स और अवैध सामान की तस्करी के लिए एक बेहतरीन कवर, एक पर्दा बन सकता है। शुरुआत में बिंदी ने हिटमैन बनकर काम किया, लेकिन वो किसी के नीचे काम करने के लिए बना ही नहीं था। उसकी नजरें टॉप पर थीं, सबसे बड़ी कुर्सी पर। उस वक्त वैंकूवर में दोसांझ ब्रदर्स का राज था, रॉन और जिमी, बड़े ताकतवर क्राइम बॉस। बिंदी उन्हीं के लिए काम करता था। लेकिन बिंदी वो नार्सिस्ट था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। उसे किसी का हिटमैन नहीं बनना था, उसे खुद बॉस बनना था। और इसी एक जिद ने वैंकूवर की सड़कों को एक खूनी जंग का मैदान बना दिया। तो इस जंग की शुरुआत कैसे हुई? जिमी दोसांझ ने बिंदी के सिर पर $2,30,000 का इनाम रख दिया। लेकिन बिंदी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। उसने तो पूरी बाजी ही पलट दी। जो हिटमैन उसे मारने आया था, बिंदी ने उसे ही ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया और उसी से जिमी दोसांझ को मरवा दिया। और इसके बाद उसने जो किया वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो एक टीवी इंटरव्यू में गया और सीधे कैमरे में देखकर अपने दुश्मनों को चैलेंज किया। कहा, मैं बस इन लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारी सोच गलत है बिच, मैं अभी भी यहीं हूं। ये लाइन, ये इंटरव्यू उसे एक लेजेंड बना गया। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। उस इंटरव्यू के बस कुछ महीने बाद ही दूसरा भाई रॉन दोसांझ भी मारा गया। कैसे? एक रेड लाइट पर उसकी ही ट्रक में उसे AK-47 से भून दिया गया। अब जाहिर सी बात है, दोसांझ भाइयों के मर्डर के इल्जाम में बिंदी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1995 में जो मुकदमा चला वो कनाडा के इतिहास के सबसे महंगे और सनसनीखेज मुकदमों में से एक बन गया। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, इतने सारे सबूत, फिर भी वो कानून के शिकंजे से बचा कैसे? इसका जवाब तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है। बिंदी को बरी कर दिया गया। वजह? बाद में पता चला कि उसके एक साथी का ट्रायल के दौरान ही एक जूरी मेंबर के साथ अफेयर चल रहा था। सोच सकते हैं
इस एक स्कैंडल ने उसे वापस सड़कों पर ला खड़ा किया और अब वो कानून की पहुंच से बाहर हो चुका था, एक तरह से अनटचेबल। अब जब वो बाहर आ गया तो अपनी ताकत को और पक्का करने के लिए उसने एक टीम बनाई। नाम रखा द एलीट। ये 5 लोगों का एक बेरहम हिट स्क्वाड था। उसका अपना पर्सनल दस्ता जो डर फैलाकर कर्ज वसूल कर और भाड़े पर हत्याएं करके पूरे ड्रग्स के बिजनेस को कंट्रोल करता था। लेकिन कहते हैं ना, जब सत्ता बंदूक की नोक पर हो तो पैरानोया यानी शक और वहम घर कर ही जाते हैं। बिंदी को अब अपने सबसे करीबी लोगों पर ही शक होने लगा था। और यही शक, यही वहम हमें वापस उसी रात पर ले आता है, दिसंबर 1998, पैलाडियम नाइट क्लब। तो आखिर बिंदी को किसने मारा? सालों बाद उसके ही एक सबसे करीबी साथी ने कबूल किया कि हिट का ऑर्डर उसी ने दिया था। और वजह? उसे डर था कि बिंदी का शक इतना बढ़ गया है कि इससे पहले कि बिंदी उसे मारे, वो बिंदी को खत्म कर दे। बिंदी जोहल सिर्फ 27 साल का था जब वो मरा, लेकिन उसकी विरासत वो आज भी बहुत पेचीदा है। कुछ लोग उसे आज भी एक तरह का हीरो मानते हैं, एक ऐसा लड़का जो नस्लवादी सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ कानून और उन अनगिनत पीड़ितों के परिवारों के लिए वो एक बेरहम सोशियोपैथ था, जिसने नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को एक खूनी गैंग वॉर में धकेल दिया। एक ऐसी जंग जिसकी गूंज कनाडा में आज भी सुनाई देती है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या बिंदी जोहल उस टूटे हुए नस्लवादी सिस्टम का एक प्रोडक्ट था जिसने उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया, या वो सिर्फ एक बेरहम कातिल था जिसने सिस्टम को अपने गुनाहों के लिए एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं